Hello dear friends, myself Dr. Dilsh Kasotia, BMS स्टूडेंट फ्रॉम NI जयपुर। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा रचना शारीर एनाटॉमी के सेकंड चैप्टर शारीर उपक्रम अध्याय की। फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है शारीर उपक्रम। शारीर उपक्रम दो वर्ड से मिलकर बना है, शरीर प्लस उपक्रम, जहाँ शरीर का अर्थ शरीर या बॉडी है और उपक्रम का अर्थ है संपूर्ण विवरण या जानकारी, डिटेल। यानी शरीर से संबंधित सारी डिटेल्ड जानकारी जिस चैप्टर में हमको मिलती है उसे हम शारीर उपक्रम कहते हैं। तो जो डिटेल जानकारी उसमें क्या क्या आएगा, उसमें आएगा शरीर के वृद्धि, क्षय सेकंड पॉइंट, और तीसरा पॉइंट जो शरीर के अंदर प्रोसेस होते हैं, शरीर की वृद्धि, क्षय और शरीर के अंतर्गत होने वाले सभी प्रोसेस। ये 3 पॉइंट का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे शारीर उपक्रम कहा जाता है। शरीर की व्याख्या, तो शरीर की व्याख्या आचार्य चरक व आचार्य सुश्रुत के अनुसार इससे पहले के वीडियो में अच्छी तरह समझाई गई है, और उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसकी लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो इसमें पंच महाभूतों से आयुर्वेद शास्त्र को रिलेट करके बताई गई है चीज़ कि क्या है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार संसार में सभी उपलब्ध सभी पदार्थ, वस्तु एक्सेट्रा पंच महाभूतों से निर्मित है। इसलिए मनुष्य के शरीर में जो गर्भ है उसकी उत्पत्ति भी पंच महाभूतों से हुई है। यानी मनुष्य के शरीर में स्थित गर्भ और बाहर की जो संसार की सारी वस्तु हैं उन सभी में इन दोनों में समानता बतलाई गई है। और जो सारे पदार्थ वस्तुएं हैं, चाहे संसार का कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, वो पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये इनका ऑर्डर है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इन पांचों महाभूतों से निर्मित है। इसलिए मनुष्य के गर्भ की उत्पत्ति भी इन्हीं पांचों महाभूतों से हुई है। तो पांचों पंच महाभूतों की क्रिया से आचार्य सुश्रुत के अनुसार, जो हमने पिछले वीडियो में डेफिनेशन समझी थी, उसकी क्रिया से सबसे पहले गर्भ की उत्पत्ति होती। बट ध्यान रखना है, इसी गर्भ में अगर अंग प्रत्यंग बन जाते हैं तो अंग प्रत्यंग बनने के बाद फिर उसे गर्भ नहीं बोला जाएगा, फिर उसे शरीर बोला जाएगा। तो पंच महाभूतों की क्रिया से फर्स्ट गर्भ प्लस अंग प्रत्यंग, यानी गर्भ में अगर अंग प्रत्यंग बन गए तो फिर उसको हम बोलेंगे शरीर। ये बेसिक डिफरेंस है, सबको ध्यान रखना है। अब जो ये शरीर बना है अंग प्रत्यंग के बाद, ये होता है षडंग। षडंग शरीर यानी षड अंग मतलब 6 अंग। तो उसमें 6 अंग कौन से होते हैं? 4 शाखाएं। तो 4 शाखाएं में 2 हाथ और 2 पैर, 5वां मध्य शरीर। 5वां मध्य शरीर का मतलब अगर मॉडर्न की दृष्टि से देखें इसको तो थॉरिक्स प्लस एब्डोमेन, ये हो गया हमारा मध्य शरीर। और छठा शिर, यहाँ शिर से हमें हेड एंड नेक दोनों पोर्शन को लेना है। उसके बाद आती है शरीर की परिभाषा आचार्य चरक के अनुसार, वो हमने पिछले वीडियो में देख ली। अब आता है शरीर के मूल बेस। शरीर के मूल बेस क्या है? दोष धातु मला मूलम ही शरीरम। ये आचार्य सुश्रुत के अनुसार परिभाषा है कि दोष धातु और मल ही शरीर के बेस हैं। कहने का मतलब जिस प्रकार एक मकान को उसके खंबे, उन खंभों पर जो वो टिका होता है, उसी प्रकार जो हमारा शरीर है, ये 3 इसके खंभे या डंडे हैं। शरीर एक तंबू मान सकते हैं, और वो तंबू इन 3 जो है इसके बेस हैं, वो 3 बेस कौन से हैं? दोष धातु और मल। इन्हीं के बेस पर ये तंबू है। तंबू को यहाँ शरीर से लें तो शरीर के जो मूल हैं वो 3 हैं। ये अगर साम्यावस्था में है, ये अगर सही है, ये अपने बैलेंस्ड मात्रा में है, तो ही शरीर को धारण किया जा सकता है, मतलब तभी शरीर रहता है। तो ये शरीर के तीनों दोष धातु और मल ये बेस हैं या मूल है। तो जो निरंतर गति करने के कारण अपने आप को नष्ट करता रहता है उसे शरीर कहते हैं। कहने का मतलब जिसका निरंतर क्षय होता रहता है। कहने का मतलब ये है, क्षय का मतलब ये नहीं है। क्षय का मतलब यहाँ ये समझना है कि जिसमें लगातार क्रियाएं होती रहती हैं, नई चीज़ें बनती रहती हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं वो बाहर निकलती रहती हैं। ये सभी क्रियाएं लगातार बिना किसी रुकावट के जिस कहते हैं संस्थान या जिस जगह होती है उसे हम कहते हैं शरीर। धातुओं का क्षय कहलाता है कैटाबॉलिक प्रोसेस, और धातु की क्षतिपूर्ति एनाबॉलिक प्रोसेस। या क्षतिपूर्ति का मतलब हो गया
मेटाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस या क्षतिपूर्ति को हम कह सकते हैं धातुओं का बनना। तो क्षय जो है कैटाबॉलिक प्रोसेस, उसको कैसे समझेंगे? देखिए, हमको हमारे बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए धातु चाहिए, तो न्यूट्रिशन के लिए धातुओं को तोड़ा जाएगा, उनसे ऊर्जा ली जाएगी, एनर्जी ली जाएगी, तो धातुओं का क्षय होगा, वो कहलाएगा कैटाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस, अब जो धातुओं का क्षय हो रहा है यानी धातु जो न्यूट्रिशन में काम आ रही है, तो उनको वापस बनाना भी तो पड़ेगा, तो उनके बनाने के लिए, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए हमें भोजन लेना पड़ेगा। तो भोजन से हमारे जो भोजन का यूजफुल पार्ट होगा उसको आयुर्वेद में कहा जाता है आहार रस। उस आहार रस से धातुएं बनेगी, तो धातु की क्षतिपूर्ति, धातु वापस बन रही है उस आहार रस से, जो बॉडी जो भोजन का यूजफुल पार्ट है आहार रस, उससे वापस धातुएं बन रही है, तो उससे कहा जाएगा धातु की क्षतिपूर्ति या एनाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, और इन दोनों प्रोसेस को, कैटाबॉलिक प्रोसेस प्लस एनाबॉलिक प्रोसेस, इन दोनों को कहा जाएगा मेटाबॉलिक प्रोसेस। जब यह मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से चलता है तो शरीर का धारण सम्यक रूप से होता है और शरीर के मूल दोष धातु मल अपनी साम्यावस्था प्रकृति अवस्था में रहते हैं। कहने का मतलब कैटाबॉलिज्म भी बिना किसी प्रॉब्लम के हो रहा है, एनाबॉलिज्म भी बिना किसी प्रॉब्लम के हो रहा है। दोनों प्रोसेस बिल्कुल सही चल रहा है, इनमें कोई रुकावट नहीं है, दोनों बैलेंस्ड मात्रा में चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि कैटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है, कहने का मतलब धातु यूज में तो ज़्यादा आ रही है पर बन नहीं पा रही है, या एनाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा है कि कहने का मतलब ये कि धातु बन तो रही है पर उनको यूज़ नहीं लिया जा रहा। तो ना कैटाबॉलिज्म ज़्यादा है ना एनाबॉलिज्म ज़्यादा है, दोनों बैलेंस प्रोपोर्शन में। ना कैटाबॉलिज्म कम है कि धातु बन तो रही है पर वो बॉडी न्यूट्रिशन में नहीं आ पा रही, मतलब कहने का तात्पर्य है ना। और एनाबॉलिज्म कम है, एनाबॉलिज्म कम होने का मतलब हो गया कि धातुएं बन नहीं पा रही, यूजफुल हो रही है, मतलब उनको बॉडी न्यूट्रिशन के लिए फुल ला रही है पर आप कितने भोजन ले रहे हैं वो बन नहीं पा रही है। तो एनाबॉलिक प्रोसेस में कमी होना, तो इन दोनों प्रोसेस में कमी नहीं होना, ना इनमें वृद्धि होना, और ये दोनों प्रोसेस आपस में साम्यावस्था में, दोनों कोऑर्डिनेशन में चलते रहें। और इनके कोऑर्डिनेशन में चलने से दोष धातु मल, जो शरीर के 3 मूल बताए गए हैं, वो अपनी साम्यावस्था या प्रकृति अवस्था में है। ये दोनों प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस और शरीर के मूल जो दोष धातु मल है, ये दोनों अपनी साम्यावस्था प्रकृति अवस्था है। इन दोनों प्रोसेस का अगर सही ढंग से अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन बॉडी में है और ये नॉर्मल वे में चल रही है तो हमारी बॉडी बनी रहती है, हमारा शरीर बना रहता है, शरीर की वृद्धि होती रहती है। अब बात करते हैं गर्भोपनिषद के अनुसार शरीर की परिभाषा। तो गर्भोपनिषद एक ग्रंथ है। गर्भोपनिषद ने मानव शरीर को चेतनावस्था युक्त माना है। यह चेतना से तात्पर्य है आत्मा से, ठीक है, और आत्मा के बारे में आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चेतना युक्त शरीर इसलिए कहा है क्योंकि इसमें 3 प्रकार की अग्नि गतिशील रहती है। मतलब गर्भोपनिषद के अनुसार शरीर उसको कहा गया जिसमें 3 टाइप ऑफ अग्निज, यानी 3 टाइप की अग्नि या डाइजेस्टिव फायर जो है वो गतिशील रहती है। अब डाइजेस्टिव फायर मैंने बोला है, परंतु यहाँ डाइजेस्टिव फायर बोलना गलत है। आपको यहाँ अग्नि से ओनली डाइजेस्टिव फायर नहीं लेना, या अग्नि के 3 डिफरेंट मीनिंग है। अगर आपको ओनली कोष्ठाग्नि बोला जाए तो ये आपको डाइजेस्टिव फायर समझना। अग्नि से यहाँ 3 डिफरेंट अग्नि बताई जा रही है, आपको कोष्ठाग्नि बोले तभी आपको डाइजेस्टिव फायर समझना। तो 3 प्रकार की अग्नि है, ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि और कोष्ठाग्नि। तो ज्ञानाग्नि का काम है बॉडी में शरीर की समस्त शुभ और अशुभ कार्यों को संपादित करना। यानी अगर आप कोई गलत सोच रहे हैं, किसी गलत कार्य को संपादित कर रहे हैं, या आप बहुत ही बुद्धिमान हैं, किसी बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य को, बहुत ही इंटेलिजेंस वाले कार्य को कर रहे हैं, तो ये अशुभ और शुभ दोनों काम को संपादित करना ये ज्ञानाग्नि का काम है। दर्शनाग्नि, दर्शन कार्य यानी देखने का काम। आलोचक पित्त, तो पित्त के 5 प्रकार बताए गए हैं, या फिजियो में पढ़ेंगे। उसमें से एक टाइप होता है आलोचक पित्त, वो हमारी आंखों नेत्र में उपस्थित होता है, और वो नेत्र में उपस्थित होकर हमारे दर्शन कार्य यानी जो हम बाहर वस्तु को देखते हैं वो कार्य करता है। बात करते हैं कोष्ठाग्नि की, तो जो भी हम खाते हैं, आहार लेते हैं, तो जो डाइजेस्टिव फायर है हमारे आमाशय में स्थित होती है, पाचक पित्त भी बोला जाता है, ये भी एक पित्त का प्रकार है, हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। वो हम जो भी आहार खाते हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में खाएं, चाहे चटनी वाला खाएं या रोटी खाएं, कोई भी अन्न ग्रहण करें, उसको पचाती है वो कोष्ठाग्नि कहलाती है। तो ये तीनों अग्नियां निरंतर गतिशील रहकर और बिल्कुल नॉर्मल वे में काम करती हैं, उसे हम शरीर कहते हैं। गर्भोपनिषद के अनुसार ये परिभाषा है। अब बात करते हैं अष्ट प्रकृति और षोडश विकार की। तो अष्ट प्रकृति होती है अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्रा। पंच तन्मात्रा से यहाँ जो हमारे इंद्रिय होती है 5, उनके अर्थ लिए जाते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और उसके बाद आते हैं षोडश विकार, 11 इंद्रिय प्लस
5 महाभूत। अब यहाँ ये 11 इंद्रिय कौन कौन सी हैं? तो 5 तो हमारे पास हो गई ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 उभयनेन्द्रिय। मन को उभयनेन्द्रिय माना जाता है, तो 5 + 5 10 + 1 11 ये इंद्रिय और 5 महाभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, यानी 16, 11 + 5 16 और 8 यानी 24 तत्वों का ये जो पुरुष कहलाता है, इसे हम चतुर्विंशति धात्वात्मक पुरुष भी कहते हैं और इसे हम ये राशि पुरुष भी कहलाता है। ठीक है, और राशि पुरुष की अवधारणा बहुत काम आती है, सृष्टि निर्माण से संबंधित ही है और इसी को भी शरीर भी बोला जाता है। तो 11 इंद्रिय, 5 महाभूत और 8 प्रकृति, इन 24 तत्वों का समूह कहलाता है राशि पुरुष या चतुर्विंशति। चतुर्विंशति, विंशति मतलब 20 और 4, 24 तत्वों का पुरुष राशि पुरुष कहलाता है। ये आपके क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये ध्यान रखनी है चीज। अब बात करते हैं शारीर की व्याख्या की। तो शारीर का मतलब यह है कि शारीरिकम भावम अधिकृत्यम हृत्कृतो अध्यात्म अध्याय शारीर है। यह आचार्य डल्लन के अनुसार परिभाषा है कि शरीर के सभी भावों को ग्रहण करके जो अध्याय ग्रंथ लिखा जाता है उसे शारीर कहते हैं। कहने का तात्पर्य है शरीर से संबंधित सारी डिटेल, चाहे वो एनाटॉमिकल डिटेल हो, यानी शरीर की एनाटॉमिकल डिटेल हो, फिजियोलॉजिकल डिटेल हो, शरीर से संबंधित कोई भी बात जहाँ डिटेल्ड में पढ़ी जाती है, उसको समझा जाता है और उसका प्रैक्टिकल किया जाता है, उसे शारीर कहते हैं। अब शारीर में 2 भाव का अध्ययन किया जाता है। जब लिखा हुआ भाव तो शारीर रचनाकार भाव और शारीर क्रियाकारक भाव। तो रचनाकारक भाव को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल भाव, स्ट्रक्चरल रूप से। तो स्ट्रक्चरल में हम अंग प्रत्यंग एक्सेट्रा जो हमारी पूरी एनाटॉमी है वो स्ट्रक्चरल या रचनाकार भाव जो है उसके अंतर्गत पढ़ी जाती है। और क्रियाकारक भाव यानी फंक्शनल, तो हमारी जो फिजियोलॉजी जो क्रिया शारीर पार्ट है वो क्रियाकारक या फंक्शनल पार्ट के अंतर्गत पढ़ा जाता है, जिसमें दोष धातु मल का डिटेल्ड विस्तृत अध्ययन किया जाता है। शरीर अधिकृत्यम कृत्यम तंत्रम शरीरम, यानी शरीर को आधार मानकर उसी के संबंध में संपूर्ण ज्ञान जिस तंत्र में वर्णित है उसे शरीर कहते हैं। यानी शरीर का मतलब है, आपको शरीर से सिंपल डेफिनेशन में समझे तो एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा ग्रंथ लेना है जहाँ शरीर हमारी बॉडी जो है उससे रिलेटेड सारी चीज़ों को एक जगह पर अच्छी तरह से सुव्यवस्थित करके पढ़ा जाए, उसे शरीर कहते हैं। अब शरीर के 2 भाग हैं, रचना शरीर यानी एनाटॉमी, जिसमें अंग प्रत्यंग जो इस बॉडी के पार्ट्स हैं, बोन्स हैं, मसल्स हैं, आर्टरीज है ना, इन सबको पढ़ा जाता है। और फिर दूसरा है क्रिया शरीर। ये जो बोन्स, पार्ट्स, आर्टरीज ये सब कुछ हैं वो बॉडी में किस तरह काम करके आपस में कोऑर्डिनेशन बिठा के किस तरह बॉडी की जो क्रिया है, एक्सक्रीशन, डाइजेशन है ना, ये सभी क्रियाओं को किस तरह ये बॉडी पार्ट्स करती है, काम करती हैं। और दोष धातु मल भी बॉडी की किस तरह से सारी क्रियाएं संपादित करते हैं आपस में कोऑर्डिनेशन बिठा के, वो उन सभी का अध्ययन क्रिया शरीर में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस करा शरीर उपक्रम क्या होता है, फिर शरीर की व्याख्या, उसके बाद शरीर के मूल, उसके बाद हमने डिस्कस करा गर्भोपनिषद के अनुसार शरीर की व्याख्या, 3 अग्नि उसमें बताई हमने। फिर हमने डिस्कस करा 24 तत्वों का राशि पुरुष या चतुर्विंशति धात्वात्मक पुरुष। उसके बाद हमने शरीर की व्याख्या को देखा। इसके आगे की वीडियो में हम इसी चैप्टर के और जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।